हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन को, है ना। ऑलरेडी हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे अच्छे से देखें, है ना। शुरू करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो कैसे वेक्टर्स के एंगल को लिया जाता है, दो वेक्टर्स के बीच कौन सा एंगल होता है, कैसे एंगल चूज़ किया जाता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है मान लेते हैं, है ना। इस वेक्टर को हमने ए वेक्टर नाम दिया और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, एक्स, है ना। उसी तरह से हमारे पास दूसरा वेक्टर है, कहीं पे भी था उसको यहाँ पे लेके आया, दोनों के इनिशियल पॉइंट्स को हमने सेम किया जिससे पता कर सके दोनों के बीच का एंगल क्या है। तो ये है दोनों के बीच का एंगल, मतलब ए से बी वेक्टर कितना रोटेट किया हुआ है, तो ये हमारा एंगल थीटा, है ना। बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, वाई, और थीटा है एंगल ANGLE बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, है ना। हमें क्या निकालना है, ए और बी के, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का डिफरेंस निकालना है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। व्हाट वी नीड टू फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मान लेते हैं ये जो वेक्टर है हमने इसको सी वेक्टर मान लिया, तो सी वेक्टर निकालना है हमें। ओके, तो इसका क्या मतलब है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब है ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। एंड व्हाट डज नेगेटिव बी वेक्टर मीन, मतलब बी वेक्टर का और नेगेटिव बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगा, जो परिमाण होगा, आपस में बराबर होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। तो ये हमारा बी वेक्टर है ना। तो बी वेक्टर का जस्ट ऑपोजिट अगर हम लें, ये वाला, ये और ये बराबर है, तो ये जो वेक्टर होगा ये होगा नेगेटिव वी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वाई, इसका भी कितना रहेगा, वाई, बस डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। अब ये पूरा एंगल 180 डिग्रीज है, तो ये जो हमारे पास बचा ये एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अब हमें क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का निगेटिव का सम निकालना है। तो ए वेक्टर है और निगेटिव बी वेक्टर है। अब यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे जो ऑलरेडी हम जानते हैं। यहाँ ए वेक्टर, तो ये भी हमारा ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड एक्स है, इसका मैग्नीट्यूड वाई है। डायगोनल का ये वाला जो डायगोनल होगा ये रिजल्टेंट देगा किसका, ए वेक्टर और निगेटिव बी वेक्टर का। तो ए वेक्टर और निगेटिव बी वेक्टर का सम जोड़ सी वेक्टर है, मतलब ये हो गया हमारा सी वेक्टर। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ मान लेते हैं, है ना, जेड मान लेते हैं, उसमें भी माने थे कुछ एक्स वाई जेड, चलो जेड ही मानते, क्या दिक्कत है। तो ये हमारे पास जेड आ गया, लेकिन ये डिफरेंस है। ओके, वो सम था, ये डिफरेंस है। वहाँ एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा था, अब यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच तो थीटा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन चूंकि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, मतलब ये ए वेक्टर और निगेटिव बी वेक्टर का सम निकालना है, जोड़ निकालना है। ए वेक्टर और निगेटिव बी वेक्टर का सम निकालना है, वो सी वेक्टर है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने जेड मान लिया। अब ए वेक्टर और निगेटिव बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा नहीं है, 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने में कोई दिक्कत तो है नहीं। ये कितना हो जाएगा, सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो निकल के आएगा, जो कि हमने बोला है z के बराबर, लिख दिए बस, है ना। क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा। अब थीटा किसके किसके बीच लेंगे, ए वेक्टर और निगेटिव बी वेक्टर के बीच का, क्योंकि हमको सम किसका निकालना है, जोड़ किसका निकालना है, ए वेक्टर और निगेटिव बी वेक्टर का। हमें सम का फार्मूला पता है, डिफरेंस का नहीं, तो सम ही का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एंगल हम थीटा नहीं लेंगे, थीटा तब लेते जब यहाँ पे प्लस होता, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ते, यहाँ ए वेक्टर और निगेटिव बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ होगा थीटा की जगह
180 डिग्री माइनस थीटा, इसका क्या होगा स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या जो z है वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। आपको बता दिया गया होगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ये होता है साइन थीटा और ये होता है कॉस थीटा, बट ये नेगेटिव में होता है। ओके, चलिए, तो ये होगा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, क्या होगा नेगेटिव कॉस थीटा, इसका क्या हुआ स्क्वायर रूट। तो जो सी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को घटा के जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉस थीटा स्क्वायर रूट, वहाँ प्लस था। अब मान लेते हैं ए वेक्टर के साथ जो एंगल है ये बना रहा है अल्फ़ा, तो हमें निकालना है tan अल्फ़ा। तो फार्मूला क्या था tan अल्फ़ा का y साइन थीटा, तो यहाँ होगा y साइन थीटा के जगह बस क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई x प्लस वाई कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो tan अल्फ़ा हो गया हमारा y साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, सिंपली हमारे पास साइन थीटा है, डिवाइडेड बाई x प्लस वाई कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो tan अल्फ़ा हमारा निकल के आया y साइन थीटा डिवाइडेड बाई x माइनस वाई कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे फार्मूला हमारा डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स का, ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड और ये आ गया डायरेक्शन कि कितना एंगल है रोटेट किया हुआ किससे वेक्टर ए से, क्योंकि वेक्टर ए के डायरेक्शन के बारे में हमें तो पता है, उससे कितना एंगल बना अल्फ़ा। tan अल्फ़ा हमने निकाल लिया, जब tan अल्फ़ा निकाल लेंगे तो वहाँ से अल्फ़ा हम जान लेंगे। ओके, ठीक है, क्योंकि हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं तो ये आपके लिए काफ़ी आसान, समझ गए। कुछ बातें आप जान लीजिए, स्पेशल बातें मैं ये लिख दे रहा हूँ कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मतलब है ए वेक्टर को नेगेटिव बी वेक्टर से जोड़ रहे हैं। उसी तरह से बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मतलब है बी वेक्टर को नेगेटिव ए वेक्टर से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ नेगेटिव ए वेक्टर है या नेगेटिव बी वेक्टर है, तो दोनों बराबर नहीं, ठीक है। उसी तरह से अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करें, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, और ये जो हम लिख रहे हैं ये एसोसिएटिव लॉ है। बी वेक्टर और सी वेक्टर का डिफरेंस जो आएगा उसको ए वेक्टर से घटाएं और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करें पहले, फिर इस रिजल्ट से सी वेक्टर को घटाएं, दोनों बराबर नहीं होता है। मतलब जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता, नाम है इसका, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगर फॉलो करता है तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये एसोसिएटिव लॉ है। बस छोड़िए ना, ऐसे ही आप लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। ओके, तो हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का जो थ्योरी है वो हो गया फिनिश। अब उसमें हम कुछ केसेस करेंगे, मिटा दूं, चलिए। तो दो वेक्टर्स है हमारे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसको घटाए तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉस थीटा, और tan अल्फ़ा आया हमारा y साइन थीटा डिवाइडेड बाई x माइनस वाई कॉस थीटा, जहाँ पे हमारा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड x था और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड y था, और अल्फ़ा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। ओके, तो ये हमने जाना। अब कुछ
केसेस हैं, स्पेशल केसेस अगर हम लें, है ना, स्पेशल केसेस में क्या जानते हैं हम, अगर x और y दैट इज a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो गया, मतलब ये इम्प्लाई कर रहा है कि x किसके बराबर है, y के बराबर। ठीक है, आप इसको y को भी हम x लिख देंगे या दोनों को हम a मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है, से मतलब माना। ठीक है, x और y बराबर हो गया, जितना वैल्यू a वेक्टर का है उतना ही वैल्यू b वेक्टर का है। डायरेक्शन बराबर इक्वल है इसकी गारंटी नहीं है, मैग्नीट्यूड बराबर है तो क्या होगा, तो क्या होगा देखिए, हमारे पास क्या है, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, x भी a हो गया, y भी a हो गया, या y की जगह x लिख लेते हैं, माइनस 2a कॉस थीटा। ए स्क्वायर कितना हुआ, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 2a स्क्वायर कॉमन हो गया, ये बचा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर रूट। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो यहाँ से हमारा 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा फार्मूला आप याद कर लें, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, साइन स्क्वायर का साइन, और ये थीटा बाई 2, 2 कैंसिल ना कर दें आप। तो c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आया 2a साइन थीटा बाई 2। एंगल भी निकाल सकते हैं, निकाल ही लेते हैं, है ना, tan अल्फ़ा मतलब किसी एक वेक्टर के साथ कितना एंगल बनेगा। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो ये होगा हमारा y साइन थीटा दैट इज़ a साइन थीटा डिवाइडेड बाई x माइनस y कॉस थीटा, x मतलब a माइनस a कॉस थीटा। तो a साइन थीटा का भी फार्मूला आप जान लें, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 एंगल में है ना। a साइन थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, a कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा, a कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा, ये कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, समझे ना, ये कॉमन ले लिए, 1 माइनस क्या बचेगा कॉस थीटा, तो a लिखे और 1 माइनस कॉस थीटा का हमने फार्मूला लिख दिया। a कैंसिल, 2 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 एक साइन कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 क्या आया, कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, क्या आ गया, कॉट थीटा बाई 2। अब tan अल्फ़ा किसके बराबर आया, कॉट थीटा बाई 2 के। इसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इसको आगे और मैं फर्दर नहीं बढ़ा रहा हूँ, tan अल्फ़ा बस आप जान लीजिए कॉट थीटा बाई 2 आया। कॉट को फिर tan के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा, जो कि आई थिंक पाई माइनस पाई प्लस थीटा बाई 2 होगा, है ना। तो ये आपको बहुत सारे फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। नहीं पाई प्लस तो नहीं, पाई बाई 2 प्लस करने से गलत हो जाएगा, थीटा प्लस पाई बाई 2। इसमें आगे आपके लिए दिक्कत की बात हो जाएगी, बस इतना लिख दीजिए कि tan अल्फ़ा कितना आया, कॉट थीटा बाई 2। यहाँ पे सीधे अल्फ़ा थीटा बाई 2 के बराबर नहीं आया और आना भी नहीं है, क्योंकि थीटा ये वेक्टर था ना हमारा, ये वाला था, ये वाला था, ये था थीटा, और ये कितना था हमारा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इसके झमेले में ना पड़े, अब एक रिजल्ट बस याद रख लें, tan अल्फ़ा कितना आया, कॉट थीटा बाई 2। इसके बाद जब सिचुएशन जैसा आएगा उसके हिसाब से हम लोग बात कर लेंगे। फिर आप सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी ध्यान दीजिए, कितना आया 2a साइन थीटा बाई 2। ठीक है, कब ऐसा आया, जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों का वैल्यू आपस में बराबर हुआ, है ना।
अब इसमें अगर हम इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, कब? जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो क्या हो जाएगा? तब सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है, वो होगा 2a साइन 60 डिग्री बाई 2। तो 60 बाई 2 कितना होगा? 30 डिग्री। 2a साइन 30 डिग्रीज, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल, कितना आया? a। तो दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जब इक्वल हो और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल a हो, आई एम सॉरी 60 डिग्री हो, तब डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स भी वही आता है। मतलब a वेक्टर और b वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड a है, तो a मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल कितना? 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो होगा डिफरेंस का जो रिजल्ट होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कितना आएगा? a ही आएगा, है ना। तो ये बात हो गई। तो काफ़ी आसान, इस तरह से और भी रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे हमारे पास दोनों वेक्टर्स बराबर हैं और थीटा का वैल्यू क्या हो? 0 डिग्री हो। 0 का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा ना। जैसे वेलोसिटी किसी का 4 मीटर पर सेकंड है ईस्ट की तरफ, फिर 4 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ ही रहा, तो वेलोसिटी का चेंज कितना होगा? 0, है ना। सम नहीं है, डिफरेंस है ना। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2a साइन 0 डिग्री बाई 2। साइन 0 डिग्री बाई 2 साइन 0 ही होगा, और साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो कितना आया? 0 होना भी था। सम होता तो a प्लस a 2a हो जाता, है ना। यहाँ पे डिफरेंस है तो a माइनस a क्या आना चाहिए? 0। तो इस तरह से आप बहुत सारे केसेस खुद कर सकते हैं। तो स्पेशल केसेस में एक ही हम रख दिए, आप चाहें तो और भी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा? वेलोसिटी के चेंज में, जब एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, चलिए एक बात जान लेते हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ज़्यादा हम लोग अच्छे से समझेंगे। अभी यूनिट वेक्टर इतना जान लीजिए कि यूनिट का मतलब हो गया 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1, एक यूनिट मैग्नीट्यूड। जैसे अगर हम फोर्स की बात करें, मान लेते हैं हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट है कोई, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने मान लेते हैं क्या लिखा? s लिखा, या कुछ भी लिखा, s वेक्टर, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर हम बात करें, और ये गिवन है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लेते हैं 4 मीटर है, और किसकी तरफ है? ड्यू ईस्ट, पूरब की तरफ 4 मीटर। तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द मैग्नीट्यूड, और जब ड्यू ईस्ट लिखा हुआ है, ये इसका डायरेक्शन है। मतलब एक वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और वो वेक्टर के एडिशन को फॉलो करता है। अगर ऐसा कर दिया जाए, है ना, अगर हम इसी 4 मीटर ड्यू ईस्ट को, मतलब जो एस वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कितना आया हमारा? 4 मीटर्स, है ना। अगर हम एस वेक्टर और एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें, तो खुद सोचिए, ये हमारा 4 मीटर ड्यू ईस्ट है, और नीचे क्या होगा? 4 मीटर। तो 4 4 कैंसिल होके यहाँ 1 तो बचेगा ना, है ना। तो ये हो गया 1 यूनिट। वैसे मीटर में होगा, मैग्नीट्यूड है, तो बस आप इतना जानें कि उसका हम अभी सिर्फ और सिर्फ नंबर लिख रहे हैं। ओके, तो 1 मीटर बचा, 1 मीटर ड्यू ईस्ट, यूनिट को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, बस उसका मैग्नीट्यूड 4 ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे पता चला जो 1 मीटर ड्यू ईस्ट आया, है ना, ये इसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है।
अब ये यूनिट बचेगा कि नहीं, ये भी एक कहानी है, अभी उसमें आप ना जाएं, बस आप ठीक है, अभी डोंट वरी फॉर दैट, है ना। तो एस वेक्टर और एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जब हमने डिवाइड कर दिया तो इससे जो आया ये कैसा वेक्टर आया, यूनिट वेक्टर, है ना। कैसा आया, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को ये एक्चुअली सही मैंने लिखा है, यहाँ पे 1 ही होगा, 1 यूनिट ही आएगा, 1 ड्यू ईस्ट बचा बस, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा अभी, ठीक है, डोंट वरी। तो यूनिट वेक्टर आया, नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी फॉर दैट, है ना। यूनिट वेक्टर आया तो यूनिट वेक्टर के लिए हम जो सिंबल लेते हैं एस ही लिखेंगे और यहाँ पे कैप लिख देंगे, तो एस कैप। तो हमारे पास जो एस कैप आया वो कितना आया, एस वेक्टर बाई एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी मीटर वगैरह के झमेले में ना पड़े, आप बस ये समझें कि जो एस वेक्टर और एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को जब डिवाइड किए तो एक बचा, 1 बचा, और किधर बचा, ड्यू ईस्ट। तो एस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया एस वेक्टर बाई एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब एस वेक्टर अगर निकालना हो तो एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एस यूनिट वेक्टर। आप खुद समझिए, यहाँ वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है हमारा, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसी मतलब 4, और इसका वैल्यू कितना है 1, और ये डायरेक्शन किधर दे रहा है, ईस्ट की तरफ। मतलब यहाँ पे आप देखिए तो जो वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका तो एस ही, इसका 4 है, इसका 1 है, 4 × 1 4 होगा, डायरेक्शन तो ये भी ईस्ट दे रहा है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड 1, और किसी का मैग्नीट्यूड अगर 1 होता है उसको किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका वैल्यू कितना है बताइए, ये 4 मीटर, और इसका वैल्यू कितना है 1 ड्यू ईस्ट। तो 4 मीटर को जब हम 1 से गुना किए तो क्या बचा, 4 मीटर, और एक्स्ट्रा हमारे पास ड्यू ईस्ट तो है ही, पूरा वेक्टर आ गया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम कभी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, यहाँ 4 मीटर सही है, समझ जाएंगे, डोंट वरी। जैसे मैं लिखूँ फोर्स यूनिट वेक्टर, तो क्या होगा, फोर्स का वेक्टर लेंगे और फोर्स के वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना। खुद सोचिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, यहाँ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कैंसिल होकर सिर्फ डायरेक्शन बचेगा। मतलब जो यूनिट वेक्टर है गिव्स डायरेक्शन, है ना। तो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन बच जाएगा बस। ओके, आई थिंक समझ गए आप। यूनिट वेक्टर अब याद रख लें, वेक्टर बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से यूनिट वेक्टर मिलता है। ओके, अब यूनिट वेक्टर में ना हम लोग अभी थोड़ी बेसिक बात जान लें। देखिए, दो वेक्टर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। एक्स वाई के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, और जेड ऐसे है, चूंकि यहाँ बना नहीं सकते यहाँ पे, इसलिए हम ऐसे बनाए। तो जेड एक्सिस भी एक्स के साथ कितना एंगल बना है, 90 डिग्री, वाई एक्सिस भी जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। मतलब एक्स वाई जेड ये तीनों एक दूसरे के बीच 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस का प्लूरल एक्सिस है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब तीनों एक दूसरे के बीच एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं। एक्स वाई एंड जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, लिख लीजिएगा। एक्स के तरफ जो वेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट वाला, इसके लिए हम आई वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, आई यूनिट वेक्टर, आई कैप, मतलब ये जो वैल्यू है कितना होगा 1। उसी तरह वाई के लिए कौन सा वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, जे यूनिट वेक्टर, है ना, इसमें भी इसका वैल्यू कितना होगा 1। और जेड के तरफ क्या इस्तेमाल करते हैं, के कैप। तो ये समझ गए, आई कैप, के कैप और जे कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये यूनिट वेक्टर्स हैं स्पेशली किनके लिए, एक्स वाई और जेड एक्सेस के लिए। ओके बच्चों, जैसे मैं अगर लिखूं एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका मतलब है कि कोई डिस्प्लेस किया है एक्स के तरफ 3 मीटर, ये मान लेते हैं मीटर में है, उसके बाद फिर 4 मीटर डिस्प्लेस किया है वाई एक्सिस की तरफ, है ना, समझ गए। 3 मीटर किधर डिस्प्लेस किया है,
x की तरफ और 4 मीटर y की तरफ। ओके, तो ये मैं बस आपको बेसिक कुछ बात बता दी। आप ये याद रख लें, यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। और यूनिट वेक्टर कैसे मिलता है? वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके आपको क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। ओके, क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। जैसे क्वेश्चन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये सब कैप लगा हुआ मतलब ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इसका सम और यूनिट वेक्टर्स जो दो हैं उनका डिफरेंस आपस में इक्वल है। तो बताइए, अगर ऐसा है देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा वही ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल होगा। वेक्टर यूनिट जब करते हैं, यूनिट वेक्टर करते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसका मतलब यह तो नहीं है इसका डायरेक्शन बदल जाए, डायरेक्शन वही रहता है। ओके बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। तो जब सम ऑफ वेक्टर्स की बात करें तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? सम ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। और डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है? मॉडुलस। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो सम वाला ये लगाएंगे। तो ए वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो x के जगह 1 हो जाएगा, y के जगह भी क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल भी थीटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, जगह नहीं है तो नीचे आ गए, यहाँ होगा डिफरेंस। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर मतलब वही 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। SQUARING, दोनों तरफ पावर 2 कर दिए, बोथ साइड्स। तो यहाँ पे भी स्क्वायर करके ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो क्या बचेगा? 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 2 कॉस थीटा। इधर 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस थीटा। 1 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। 2 2 कैंसिल, 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इस पर आएगा तो प्लस 2 कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 0/4। तो यहाँ से कॉस थीटा आया 0। कॉस थीटा 0 कब होता है? जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्रीज हो, मतलब थीटा 90 डिग्रीज में कॉस 90 डिग्री 0 होता है, मतलब थीटा 90 डिग्री हो गया। तो बात ये पता चली कि जब दो यूनिट वेक्टर्स का सम और दो यूनिट वेक्टर्स का डिफरेंस आपस में इक्वल हों तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्रीज होगा। ओके, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, तो ये मैंने करा दिया। तो अभी यूनिट वेक्टर में बस आपको इतनी ज़रूरत पड़ेगी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जहाँ पे x था वहाँ 1 होगा, जहाँ y था वहाँ 1 होगा, अगर दोनों ही यूनिट वेक्टर से, तो है ना, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, उसके बाद एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है, इफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, देन a यूनिट वेक्टर प्लस √3 b यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? ये मैग्नीट्यूड दिया है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स का फार्मूला वही एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2xy कॉस थीटा। थीटा के एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो जैसे अभी हमने किया, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 माइनस 2
कॉस थीटा, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/2 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा -2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉस थीटा 0/-2, तो कॉस थीटा जो हमारा आया वो 0 आया, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 90 डिग्रीज हो गया। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ। हमें क्या चाहिए, ए वेक्टर और √3 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसका सम का, तो क्या होगा वही x² प्लस y², इसका वैल्यू तो 1 है ना, बट ये √3 है, √3 × 1 √3, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1, लेकिन ये तो √3 बी यूनिट वेक्टर है ना, तो √3 इसका 1 × 1 कितना आया √3, मतलब इसका 1 है, इसका √3 है, यहाँ 1 मल्टीप्लाइड है तो 1 हुआ, यहाँ √3 मल्टीप्लाइड है तो √3 हुआ, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर, ये ना होगा x² प्लस y² प्लस 2xy cos थीटा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, आप कहेंगे √3 बी वेक्टर तो अलग है, तो √3 से हमने मल्टीप्लाई किया है ना, दोनों का डायरेक्शन तो सेम होगा, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि ए वेक्टर और या 2a वेक्टर, मैं बोलूँ 4 न्यूटन ईस्ट के तरफ, अगर इसका डबल कर दें 8 न्यूटन, तब भी तो ईस्ट की तरफ होगा। तो पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आता है। तो x² प्लस y² प्लस 2xy cos थीटा का स्क्वायर रूट, 1² 1 √3² 3 प्लस 2√3 cos थीटा, थीटा कितना 90 डिग्रीज, और इसका वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 हो गया, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो कितना आ गया 2। एक बार चेक कर लेना, सही रहता है। बिगिनर्स 9 2 सही है। और तो कुछ है नहीं। आई थिंक आपको बात अब समझ आ गई होगी, है ना बच्चों। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। If the magnitude of sum of two unit vectors is 2, then find the magnitude of subtraction of these unit vectors। मतलब मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ क्वेश्चन ऐसे, क्वेश्चन है ए वेक्टर और पी वेक्टर यूनिट वेक्टर्स का सम, ये गिवन है √2, तो आपसे मांगा है ए वेक्टर और बी वेक्टर जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। इसको अगर सॉल्व करें तो ये वाला मैं लिखता हूँ पहला वाला, तो क्या होगा x² प्लस y² प्लस 2xy cos थीटा का स्क्वायर रूट किसके बराबर है √2, रूट गया, 1² 1 1² 2, 2 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से कितनी बार हमने कर दिया 2 cos थीटा, 2 - 2 0, तो cos थीटा 0/2 0, तो थीटा यहाँ से कितना आया 90 डिग्रीज। अब ए वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर, क्या फार्मूला होगा x² प्लस y² माइनस 2xy cos थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्रीज, इसका रूट 1 1 1² 2 2 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 है ना, तो क्या आया √2। तो सम ऑफ वेक्टर्स भी √2 आया और डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स भी √2 आया। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है ना। तो ये कहानी है किनकी, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स और सम ऑफ वेक्टर्स की, और थोड़ा सा हम लोग यूनिट वेक्टर की को भी जानने की कोशिश की। आई थिंक आपको बात अच्छे से समझ आई होगी, है ना। एक चीज़ और सीख ही लेते हैं, थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं, है ना, काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो एक चीज़ सीख लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई है ना, जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, मान लेते हैं ये 3 यूनिट है ना, कोई 3 मीटर चला तो हम कहेंगे ना, और उसके बाद फिर 4 मीटर चला, ठीक है, तो x एक्सिस की तरफ कितना चला 3 मीटर और y एक्सिस की तरफ कितना चला 4 मीटर, तो ये जो होगा ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा,
थोड़ा ख़राब फिगर बन रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं 3 मीटर आई कैप प्लस 4 मीटर जे कैप। लेकिन आई कैप मतलब इसका वैल्यू 1, 1 इंटू 3 3 होगा, एक्स के डायरेक्शन में होगी, और 4 जे कैप 4 इंटू 1 4, समझ गए। लेकिन इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें, ये किस में है, मीटर में, आप खुद बताइए कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 3 स्क्वायर कितना होगा 9, 4 स्क्वायर कितना 16, कितना आया 25 का स्क्वायर रूट, दैट इज कितना आया 5। डायरेक्शन क्या होगा निकाल सकते हैं, अभी हम इसको छोड़ दे रहे, वैसे निकाल ही सकते हैं tan अल्फ़ा निकाल के, है ना, इसकी बात अभी हमें नहीं करनी है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या किए, जैसे हमारे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने ए वेक्टर माना, और इस वेक्टर का जो हमारे पास दिया हुआ एक्स के तरफ एक्स चला तो एक्स आई कैप, वाई की तरफ वाई चला तो क्या होगा वाई जे कैप। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, थोड़ा और अगर गौर करेंगे आप तो आपको समझ आएगा कि अगर ए वेक्टर गिवन हो 3 डायमेंशन में, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, और यहाँ पे जेड के कैप भी है, मतलब एक्स के तरफ चले, वाई के तरफ चले, फिर जेड के तरफ चले, ये जो मिलाएंगे ये आएगा हमारा फार्मूला, है ना, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। तो यहाँ से अगर हम यूनिट वेक्टर निकालें, क्या निकालें, यूनिट वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए का पूरा वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, सिंपल। तो ए वेक्टर हमारे पास कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर निकालने के लिए अगर आई जे के में लिखा हुआ है तो आई के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, मतलब आई के साथ जो गुना में है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो गुना में उसका स्क्वायर प्लस जो के कैप के साथ जो गुना में उसका स्क्वायर, जोड़ के सबको फिर स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, उसका परिमाण निकल जाएगा। और वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से यूनिट वेक्टर मिलता है, सिंपल सा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको और क्यों छोड़े, है ना। तो क्वेश्चन है ए वेक्टर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और बी वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। तो कह रहा है देन फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए और बी वेक्टर के डिफरेंस का जो डायरेक्शन होगा उसमें यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब डायरेक्शन ये वाला हो जिधर ए और बी का डिफरेंस जा रहा हो और वैल्यू कितना हो उसका 1 हो। तो करते हैं सॉल्व। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर है कितना 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। तो आई कैप वाला आई कैप के साथ घट जाएगा सिंपली, तो 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप क्या बचेगा 1 आई कैप या सिंपली आई कैप, 2 जे कैप माइनस प्लस माइनस 2 जे कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 1 जे कैप या सिंपली जे कैप, माइनस माइनस प्लस के कैप यहाँ है नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा के कैप 1 मल्टीप्लाइड, या सिंपली आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो ए और बी वेक्टर का जो डिफरेंस है इसको हम सी मान लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं यहीं पे, पहले कितना होगा, इसके साथ क्या गुना है 1, इसके साथ -1, तो -1 का स्क्वायर तो वही होगा, इसका 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, तो ये तो 1 ही ना होगा, 1 + 1 + 1, तो क्या आया स्क्वायर रूट ऑफ 3। मतलब सी वेक्टर और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें यूनिट वेक्टर, किसके अलोंग, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डिफरेंस ही तो सी वेक्टर है ना, उसके अलोंग मिल जाएगा।
कितना है ये, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई √3। मतलब इस पूरे का जो वैल्यू है वो 1 होगा। खुद देखिए ना, इसका वैल्यू तो √3 है, इसका √3, √3 बाई √3 1 होगा। डायरेक्शन होगा सी वेक्टर का, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। तो एक क्वेश्चन था जो मैंने करा दिया। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, 3 डायमेंशंस में जानेंगे, और डायरेक्शन कोसाइंस को जानेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ जो वेक्टर्स है वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितनी ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर काइनेमेटिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।